चैप्टर नंबर 7 सामाजिक ज्ञान राज्य सरकार। प्रश्न नंबर 1, विधानसभा के गठन, अधिकारों तथा कार्यों की विवेचना कीजिए। विधानसभा विधानमंडल का प्रथम व लोकप्रिय सदन है। इसका गठन निम्न प्रकार से होता है। नंबर 1, सदस्य संख्या। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम 60 होगी। नंबर 2, स्थान आरक्षण। राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था जनवरी 2020 तक की गई है। नंबर 3, निर्वाचन पद्धति। आंग्ल भारतीय समुदाय के एक नामजद सदस्य को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों का मतदाताओं द्वारा वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली व साधारण बहुमत की पद्धति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय हैं। नंबर 4, सदस्यों की योग्यताएं। विधानसभा की सदस्यता के लिए व्यक्ति में योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। नंबर 3, वह पागल या दिवालिया न हो। नंबर 4, वह सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। नंबर 5, कार्यकाल। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। नंबर 6, पदाधिकारी। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। विधानसभा के अधिकार तथा कार्य। नंबर 1, विधायी शक्ति। राज्य की विधानसभा को सामान्यतः उन सभी विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है जो राज्य सूची व समवर्ती सूची में दिए गए हैं। साधारण विधेयक यद्यपि विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, तथापि इसके संबंध में अंतिम शक्ति विधानसभा को ही प्राप्त है। नंबर 2, वित्तीय शक्ति। विधानसभा को राज्य के धन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। नंबर 3, प्रशासनिक शक्ति। राज्य मंत्रिमंडल अपनी नीति और कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा के सदस्य प्रश्न पूछकर निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखते हैं। मंत्रिमंडल विधानसभा के विश्वास पर्यंत ही अपने पद पर बनी रह सकती है। नंबर 4, संविधान संशोधन शक्ति। विधानसभा की कुछ विषयों पर संविधान संशोधन के विधेयक की पुष्टिकरण का भी अधिकार प्राप्त है। नंबर 5, निर्वाचन संबंधी अधिकार। विधानसभा को निर्वाचन संबंधी राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भी भाग। नंबर 5, निर्वाचन संबंधी अधिकार। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, विधान परिषद के गठन, अधिकारों तथा कार्यों का उल्लेख। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का द्वितीय तथा उच्च सदन है। वर्तमान में 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषदें हैं। विधान परिषद का गठन। नंबर 1, सदस्य संख्या। राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन यह संख्या 40 से कम नहीं होगी। जम्मू कश्मीर की विधान परिषद इस संबंध में अपवाद है। नंबर 2, सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन। विधान परिषद के 5/6 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है तथा शेष 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, साहित्य, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष रुचि रखते हैं। नंबर 2, 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक पद्धति की एक संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निम्न निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होते हैं। इनमें 1/3 सदस्य राज्य की नगर पालिकाओं, जिला परिषदों तथा स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/12 सदस्य
शिक्षित व्यक्तियों के निर्वाचक मंडल द्वारा 1/12 सदस्य अध्यापकों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। नंबर 3, सदस्यों की योग्यताएं। विधान परिषदों की सदस्यता के लिए आवश्यक है कि वह भारत के नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उस राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक हो तथा वह पागल एवं दिवालिया न हो एवं सरकार के किसी लाभ के पद पर न हो। नंबर 4, कार्यकाल। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रति 2 वर्ष पश्चात इसके 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर नए निर्वाचन होते हैं। नंबर 5, पदाधिकारी। विधानसभा अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करती है। विधान परिषद के अधिकार एवं शक्तियां। नंबर 1, कानून निर्माण संबंधी अधिकार। राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन किसी विधेयक पर असहमति की स्थिति में विधान परिषद उसे अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। वह विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। इसके संबंध में अंतिम शक्ति राज्य विधानसभा के पास है। नंबर 2, कार्यपालिका संबंधी अधिकार। विधान परिषद प्रश्नों, प्रस्तावों तथा वाद विवाद के आधार पर मंत्री परिषद को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे अपदस्थ नहीं कर सकती। नंबर 3, वित्त संबंधी कार्य। धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। विधान परिषद धन विधेयक को अपने यहाँ केवल 14 दिन तक रोक सकती है। यदि वह 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों सहित विधेयक विधानसभा को नहीं लौटाती है तो वह विधेयक उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा जिस रूप में उसे विधानसभा ने पारित किया था। धन विधेयक के संबंध में विधानसभा की सिफारिशों को मानना या न मानना विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 3, राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक को पारित होने की प्रक्रिया को बताना है। राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया। साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। साधारण विधेयक का प्रत्येक सदन में 3 बार वाचन होता है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। प्रथम वाचन में मंत्री सदन की अनुमति से विधेयक को सदन में पेश करता है। सामान्यतः इस समय इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता। द्वितीय वाचन की स्थिति में सदन प्रस्तुत विधेयक पर विचार विमर्श करता है। इसके 2 भाग होते हैं। प्रथम, विधेयक के उपबंधों पर सामान्य बहस और दूसरा, विधेयक के खंड उपखंड पर विचार विमर्श। सामान्य बहस तब होती है जब विधेयक का प्रस्तावक सदन के समक्ष यह प्रस्ताव रखता है कि विधेयक पर विचार किया जाए या इसे प्रवर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए। प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद विधेयक के एक खंड पर विस्तार पूर्वक विचार किया जाता है। इस स्थिति में विधेयक में संशोधन भी किए जा सकते हैं। इस प्रकार के विचार विमर्श के बाद विधेयक पर मतदान होता है। तृतीय वाचन। द्वितीय वाचन के बाद तृतीय वाचन की स्थिति आती है। इस वाचन में विधेयक में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया जाता। सामान्य विचार विमर्श के बाद विधेयक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है। द्वितीय सदन। एक सदन द्वारा पारित किए जाने पर विधेयक दूसरे सदन को भेजा जाता है। दूसरे सदन में उक्त प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती है। दूसरा सदन यदि विधेयक को पारित कर देता है तो विधेयक राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। विधेयक की विधान परिषद की अस्वीकृति या संशोधन की अवस्था में विधेयक की स्थिति। यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद विधानसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है या विधान परिषद ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते या विधानसभा के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से 3 माह तक विधेयक पारित नहीं किया जा सकता।
या विधान परिषद ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते, या विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से 3 माह तक विधेयक पारित नहीं किया जाता है, तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधान परिषद को भेजती है। यदि विधान परिषद विधेयक को पुनः अस्वीकृत कर देता है या विधेयक रखे जाने की तिथि से 1 माह बाद तक विधेयक को पारित नहीं करती, विधेयक की विधान परिषद की अस्वीकृति या संशोधन की अवस्था में विधेयक की स्थिति, यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद विधान परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है या विधान परिषद ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते, या विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से 3 माह तक विधेयक पारित नहीं किया जाता, तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधान परिषद को भेजती है। यदि विधान परिषद विधेयक को पुनः अस्वीकृत कर देती है या विधेयक रखे जाने की तिथि में से 1 माह बाद तक विधेयक को पारित नहीं करती है, या विधेयक में पुनः ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते, तो विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित किए जाने के बिना दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। इस प्रकार किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद 4 माह तक रोक सकती है। विधान परिषद किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। जब एक विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने के बाद राज्यपाल की अनुमति हेतु राज्यपाल के पास जाता है, तो राज्यपाल निम्न कदम उठा सकता है। वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, वह अपनी स्वीकृति रोक ले, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित कर ले, वह पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस कर दे। जब राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को वापस कर देता है और सदन दोबारा उस पर अपने पूर्व रूप में या संशोधित रूप में पारित कर राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेज देता है, तो राज्यपाल को उस पर अपनी स्वीकृति देनी ही होती है। राज्यपाल को कोई विधेयक रद्द करने का अधिकार नहीं है। प्रश्न नंबर 4, राज्यपाल की नियुक्ति एवं शक्तियां। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वह अपने पद पर रह सकता है। उसकी नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति इस अवधि से पूर्व भी उसे पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा उसका स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य में किया जा सकता है। राज्यपाल खुद अपनी इच्छा से भी समय से पूर्व अपना पद त्याग सकता है। परंपराएं। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में 2 स्वस्थ परंपराएं विकसित हुई हैं। नंबर 1, राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है। नंबर 2, राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व केंद्रीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे तथा उसकी सहमति प्राप्त करे। पद की योग्यताएं। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 3, वह राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। नंबर 4, वह पागल दिवालिया न हो। नंबर 5, वह सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो। वेतन भत्ते। वर्तमान में राज्यपाल को 1,10,000 रुपये मासिक वेतन तथा निःशुल्क आवास एवं अन्य भत्ते व सुविधाएं प्राप्त होती हैं। राज्यपाल की शक्तियां व कार्य। राज्यपाल की शक्तियों को मोटे रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, संवैधानिक कार्यपालिका प्रधान के रूप में शक्तियां। नंबर 2, स्वयं विवेक की शक्तियां। राज्यपाल की संवैधानिक प्रधान के रूप में शक्तियां। राज्यपाल की संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में नंबर 1, कार्यपालिका शक्तियां। संविधान द्वारा राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल को प्रदान की गई हैं, लेकिन वह इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। वह मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। वह राज्य के उच्च पदों पर सदस्यों की नियुक्ति करता है। विधायी शक्तियां। वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है
और स्थगित करता है तथा व्यवस्थापिका के निम्न सदन को भंग कर सकता है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत करता है। एक बार विधेयक को अस्वीकृत करने के बाद यदि विधानसभा उसे पुनः पारित कर उसके पास हस्ताक्षर के लिए भेजती है तो राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन न हो रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है तथा विधानसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत करता है। वित्तीय शक्तियां। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करवाता है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधिकार में रहती है। नंबर 4, न्यायिक शक्तियां। वह किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है तथा उन्हें क्षमा प्रदान कर सकता है। अन्य शक्तियां। वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन तथा राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त कर विधानमंडल के समक्ष रखता है। वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें हटा सकता है। राज्यपाल के स्वविवेक की शक्तियां। यद्यपि संविधान में राज्यपाल को स्वविवेक की शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं, तथापि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। ऐसे अवसर निम्न हो सकते हैं। नंबर 1, विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन तथा मंत्रिपरिषद को अपदस्थ करना, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, विधानसभा का विघटन करना। नंबर 2, मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना। नंबर 3, राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक स्थिति के संबंध में रिपोर्ट भेजना। नंबर 4, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजना। नंबर 5, किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना। नंबर 6, किसी अध्यादेश को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से अनुदेश की याचना करना आदि। प्रश्न नंबर 5, राज्य मंत्रिपरिषद के गठन व शक्तियों का वर्णन। राज्य मंत्रिपरिषद के गठन व शक्तियां। राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का विवेचन। नंबर 1, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्य की विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। नंबर 2, मंत्रियों का चयन तथा उनमें कार्य विभाजन। मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों के चयन करता है तथा उनमें विभागों का वितरण करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्य संख्या का 15% तक हो सकती है। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री व्यवहारिक दृष्टि से सभी क्षेत्रों तथा वर्गों का प्रतिनिधित्व देता है तथा अपने ही दल में से मंत्रियों का चयन करता है। नंबर 3, मंत्रियों की योग्यताएं। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य हो या मंत्री बनने के 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त कर लें। नंबर 4, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। पद ग्रहण के पूर्व मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष कर्तव्य पालन तथा गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। नंबर 5, मंत्रियों की श्रेणियां। राज्यों की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। नंबर 1, कैबिनेट मंत्री। नंबर 2, राज्य मंत्री। नंबर 3, उप मंत्री। इनमें कैबिनेट मंत्री अधिक महत्वपूर्ण होते हैं तथा शासन के समस्त निर्णय कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में ही लिए जाते हैं। नंबर 6, कार्यकाल। सामान्यतः मंत्रिपरिषद का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष हो सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद का यह कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। नंबर 7, सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नंबर 8, वेतन भत्ते। मंत्रियों के वेतन भत्ते निश्चित करने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य। संविधान द्वारा राज्यपाल को राज्य के शासन के संबंध में जो शक्तियां दी गई हैं
व्यवहार में उन सब का उपयोग मंत्री परिषद के द्वारा ही किया जाता है। मंत्री परिषद की प्रमुख शक्तियां नंबर 1, प्रमुख कार्य एवं शक्तियां नंबर 1, शासन की नीति निर्धारित करना। मंत्री परिषद राज्य शासन की नीति निर्धारित करती है तथा उसे कार्य के रूप में परिणत करती है। नंबर 2, उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श। मंत्री परिषद राज्यपाल को महाधिवक्ता, राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों तथा अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्तियों के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देती है और उसी परामर्श के आधार पर राज्यपाल इनकी नियुक्तियां करता है। नंबर 3, विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व। मंत्रीगण विधानसभा और विधानसभा में उपस्थित होकर सदस्यों के प्रश्नों तथा आलोचनाओं का उत्तर देते हैं तथा शासन की नीति का समर्थन करते हैं। नंबर 4, कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। विधानमंडल में कौन कौन से विधेयक किस क्रम में प्रस्तुत किए जाएंगे इसका निर्णय मंत्री परिषद ही करती है। नंबर 5, बजट तैयार करना। वित्त मंत्री द्वारा प्रतिवर्ष विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाला बजट मंत्री परिषद द्वारा निश्चित की गई नीति के आधार पर ही तैयार किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की भूमिका का वर्णन। मुख्यमंत्री परिषद का प्रधान है। राज्य प्रशासन में उसकी भूमिका। नंबर 1, मंत्री परिषद का निर्माण। मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन कर उसकी सूची राज्यपाल को देता है जिसे राज्यपाल स्वीकार कर लेता है। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है। नंबर 2, मंत्रियों में कार्य का बंटवारा तथा परिवर्तन। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। इसके बाद भी वह जब चाहे तब मंत्रियों के विभागों तथा उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। नंबर 3, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है, उनकी अध्यक्षता करता है तथा बैठक के लिए एजेंडा तैयार करता है। मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ही संपादित होती है। नंबर 4, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। यदि मंत्री परिषद के 2 या अधिक सदस्यों में से किसी प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो जाएं, तो उनके द्वारा इन मतभेदों को दूर कर सामंजस्य स्थापित किया जाता है। मंत्रिमंडल। नंबर 5, मंत्रिमंडल और राज्यपाल के बीच कड़ी का कार्य। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है और राज्यपाल के विचार मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। इस प्रकार वह दोनों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करता है। नंबर 6, विधानसभा का नेता। मुख्यमंत्री शासन के प्रधान के साथ साथ विधानसभा का नेता भी है। विधानसभा के नेता के रूप में कानून निर्माण का कार्य वह अपनी इच्छा अनुसार पूर्ण करता है। विधानसभा के नेता के रूप में वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का परामर्श भी दे सकता है। प्रश्न नंबर 7, उच्च न्यायालय के संगठन तथा क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक संस्था उच्च न्यायालय है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा तथा 2 या अधिक राज्यों के लिए भी एक न्यायालय हो सकता है। वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। न्यायाधीशों की संख्या। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अनुच्छेद 216 के तहत राष्ट्रपति निर्धारित करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व राज्यपाल के परामर्श से करता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति व उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से करता है। न्यायाधीशों की योग्यताएं। अनुच्छेद 217 द्वितीय के अनुसार न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, वह भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। नंबर 3, वह उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। कार्यकाल। न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा। वह इससे पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है।
या संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पद से हटाया जा सकता है। शपथ। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ ग्रहण करता है। शपथ। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है। स्थानांतरण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है। वेतन। समय समय पर विधि द्वारा संसद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित करती है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को निम्न बिंदुओं से देखते हैं। नंबर 1, मूल क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय द्वारा प्रथमतः निम्नलिखित वादों की सुनवाई की जाती है। नंबर 1, संसद एवं राज्य विधान मंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद। नंबर 2, राजस्व एकत्रीकरण संबंधी विवाद। नंबर 3, मौलिक अधिकार व वसीयत विवाह विधि, कंपनी कानून तथा विवाह विच्छेद संबंधी मुकदमे। नंबर 2, याचिका अधिकारिता। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा याचिकाएं जारी कर सकता है। नंबर 3, अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार निम्न है। नंबर 1, सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार। आयकर, पेटेंट, डिजाइन, उत्तराधिकार आदि मामलों में जिला न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। नंबर 2, आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। जब सेशन न्यायालय ने अपराधी को 4 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया है या मृत्युदंड दिया है तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। नंबर 3, संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। कोई भी ऐसा मुकदमा जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो तो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। नंबर 4, अभिलेख न्यायालय। प्रत्येक उच्च न्यायालय को अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है तथा इसके निर्णयों को अधीनस्थ न्यायालय कानून के रूप में मान्यता देंगे। नंबर 5, न्यायिक पुनरावलोकन। उच्च न्यायालय राज्य विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों को वैध या अवैध घोषित कर सकता है। नंबर 6, प्रशासन संबंधी अधिकार। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के पत्रों, निर्णय को मंगवाकर उनकी जांच पड़ताल कर सकता है। वह किसी भी अभियोग को एक न्यायालय से हटाकर दूसरे न्यायालय में विचार तथा निर्णय के लिए भेज सकता है।